हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। कुंडली में अलग अलग घरों में नतीजे। अब हम जानते हैं कि अलग अलग नीच ग्रह अलग अलग नतीजे दे सकते हैं, तो मैं एक सीरीज बनाऊंगा कि बुध लग्न में नीच कैसे नतीजे देता है, बुध दूसरे, तीसरे, चौथे घर में नीच होके कैसे नतीजे देता है, फिर गुरु, शुक्र वगैरह, और ये भी कि अलग अलग राशियों में ये कैसे अलग नतीजे देते हैं। तो ये पहली सीरीज है जहां मैं बात करूंगा कि नीच ग्रह अलग अलग घरों में कैसे नतीजे देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये बात याद रखिए कि एक ही घर में अलग अलग नीच ग्रह अलग नतीजे देंगे, लेकिन कुछ समानताएं होंगी कि किसी खास घर में नीच ग्रह कैसे नतीजे देते हैं। मिसाल के तौर पर पहले घर में नीच ग्रहों का आम अंडरकट ये है कि नीच ग्रह एक मुर्दा बोझ, डेड वेट के जैसे होते हैं। अब मेरे गुरु कहा करते थे कि अगर आप मान लीजिए 50 किलो के हो और दौड़ रहे हो तो आप एक तय रफ्तार से दौड़ पाओगे। अगर आप 5 किलो और डालें 50 से 55, बहुत ज्यादा बोझ नहीं, लेकिन अगर आप 75 के हो और उसमें और 5 किलो डालें तो दौड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा तेज, क्योंकि हर किलो मायने रखता है। हालांकि वो कहते थे कि अगर आप किसी भी वजन पर 5 किलो का मुर्दा बोझ डालें, अगर आप 50 के हो और आपके पास 5 किलो की एक चट्टान है जो जंजीर से आपकी टांग से बंधी है और आपको उस चट्टान को घसीटकर दौड़ना है, तो वो कहते थे कि आप चाहे 50, 60 या 70 के क्यों ना हो, उस 5 किलो के बोझ को घसीटना आपको बहुत धीमा कर देगा। और यही फर्क है, वो कहते थे कि एक कमजोर ग्रह और नीच ग्रह में यही फर्क है। एक कमजोर ग्रह आपको उस ग्रह के नतीजे पाने के लिए थोड़ी और मेहनत करवाएगा, लेकिन नीच ग्रह, जैसा कि श्लोक कहते हैं, लगभग जीरो एनर्जी रखता है। और जब आपके पास जीरो एनर्जी हो तो वो एक मुर्दा ग्रह के जैसा है, और इसे कई बार मूर्छित अवस्था ग्रह भी कहा जाता है। जो नीच है उसमें ताकत नहीं होती, तो ये मूर्छित अवस्था भी कहलाती है 0 डिग्री पर। हालांकि नीच ग्रहों के बारे में ये भी कहा गया है कि उनमें बिल्कुल ताकत नहीं होती, वो लगभग मृत अवस्था ग्रह या बिना ताकत वाले ग्रह की तरह काम करते हैं। हालांकि नीच ग्रह का एक अनोखा नतीजा होता है जब वो कुछ खास घरों में रखे जाते हैं, वो उस ग्रह की ताकत के उल्टा नतीजा देते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर बुध नीच हो तो बुध की विश्लेषणात्मक क्षमता के बजाय, अब क्रिएटिव साइड, उल्टा पहलू क्या है? विश्लेषणात्मक होने के बजाय, डाटा, नंबर, मात्रात्मक विश्लेषण देखने के बजाय आप गुणात्मक विश्लेषण में चले जाते हैं, आप सब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो आपका परसेप्शन, आपका सोचने का तरीका, आपका नजरिया, ये सब इस बात में आता है कि आप नंबरों से चलने के बजाय कैसे विश्लेषण करते हैं। तो मतलब अगर आप विश्लेषणात्मक क्षमता इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप क्रिएटिव क्षमता, अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक तरीके से सोच सकें। और यही फर्क है एक नीच ग्रह और एक सामान्य ग्रह के बीच। नीच ग्रह उस ग्रह की ताकत का उल्टा नतीजा देता है। तो गुरु अगर नीच हो जाए तो वो ज्यादा चालाक या हेरा फेरी करने वाला इंसान बन सकता है। तो नीच गुरु इतना बुरा नहीं है, खासकर 10वें घर में कुछ हद तक। शनि दूसरी तरफ अगर वो नीच हो जाए तो मेहनत करने के बजाय आपको राहु के तनाव आते हैं। आप काम पर और स्मार्ट बनना चाहते हो और इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। हालांकि अगर आप मेहनत भी करो और स्मार्ट भी, तो जाहिर है बेहतर नतीजे होंगे। तो ग्रह की एनर्जी का दूसरा पहलू तब सामने आता है जब ग्रह नीच हो। लेकिन अगर आप उस ग्रह को सामान्य ग्रह की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो तो वो मुर्दा बोझ बन जाता है, उस एनर्जी को ढोना आपके लिए मुश्किल होता है। तो देखते हैं कि आम तौर पर अलग अलग घरों में नीच ग्रह आपको अलग नतीजे कैसे दे सकते हैं। पहले घर से शुरू करते हैं। अब पहला घर क्या दर्शाता है? समाज में आपका दर्जा, आपकी इज्जत, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी सेहत, फिर आप में कैसा गुरूर और स्वाभिमान है, आपकी सोचने की क्षमता और आपकी ओवरऑल जनरल सेहत, सिर्फ शारीरिक सेहत ही नहीं बल्कि आपकी भावनात्मक सेहत, आपकी योग्यता, ये सब लग्न से बनता है। तो अगर कोई नीच ग्रह लग्न में आ जाए
तो इंसान के सामने चुनौती होती है कि लग्न के बेहतर नतीजे पाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब समाज में एक खास इज्जतदार दर्जा बनाने के लिए, स्वाभिमान रखने के लिए, समाज में जगह बनाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि लोग उसे एक खास नजरिए से देखें, लोग आपका सम्मान करें और आपको एक सम्मानित इंसान के तौर पर देखें। और इसलिए समाज में दर्जा, इज्जत पाने और अच्छी सेहत रखने के लिए आपको और मेहनत करनी होगी। ये उस फैसले की तरह है जो आप जिंदगी में लेते हैं। उस फैसले के अलग अलग पहलू होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके बच्चा हो रहा है तो जाहिर है उसमें एक भावनात्मक पहलू है, उसमें एक विश्लेषणात्मक पहलू है, उसमें एक समझदारी वाला पहलू है। विश्लेषणात्मक पहलू, क्या मैं सच में बच्चे का पालन पोषण कर सकता हूँ? क्या मेरे पास पैसे हैं या नहीं? और मैं और मेरी पत्नी दोनों काम करते हैं, और क्या हम बच्चे का ख्याल रख पाएंगे या नहीं? तो इसमें एक विश्लेषण शामिल है। हालांकि इसमें भावनाएं भी शामिल है कि बच्चा होना इतनी अच्छी बात होगी और वो हमारी जिंदगी में खुशियां लाएगा, वो हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां लाएगा। और फिर समझदारी वाला हिस्सा, गुरु काम करता है कि हमारे लिए बच्चा पैदा करने का यही सही समय है क्योंकि हम दोनों काम कर रहे हैं, हम दोनों बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, बाद में हम शायद नहीं कर पाए। समझदारी वाला हिस्सा भी काम करता है, भावनात्मक हिस्सा भी है, विश्लेषणात्मक हिस्सा भी है। हालांकि अगर इनमें से एक एनर्जी बहुत कमजोर हो, मिसाल के तौर पर अगर समझदारी नहीं है, तो एक जोड़ा जो संघर्ष कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो एक भावनात्मक फैसला लेते हैं कि बच्चा हमारे लिए खुशियां लाएगा, उनमें इतनी समझदारी नहीं है कि उनकी सूरत हाल अच्छी नहीं है, वो दोनों संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके पास बच्चे के लिए वक्त नहीं है, फिर भी वो बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं। तो बच्चा भी तकलीफ उठाता है और माँ बाप भी तकलीफ उठाते हैं। तो होता क्या है कि एक ग्रह की एनर्जी, जो भी ग्रह लग्न में नीच है, उस घर के पूरे नतीजों के मैनिफेस्टेशन को नीचे खींच लेती है और इसलिए इंसान को सतर्क रहना पड़ता है और उसे घर की उल्टी एनर्जी में और क्रिएटिव बनना पड़ता है अगर लग्न में या किसी भी घर में नीच ग्रह हो। तो हाँ, अगर आपके पास नीच ग्रह है तो दूसरा पहलू ये है कि आप गुमराह हो जाते हैं, या आप ये समझ लेते हैं कि आप एक समझदारी भरा फैसला ले रहे हैं, चाहे आपके लग्न में नीच गुरु हो। आप ये समझते हो कि आपके पास समझदारी और दूरदर्शिता है एक समझदार फैसला लेने की, लेकिन आप असफल हो जाते हो और फिर चुनौतियां बढ़ जाती हैं। फिर क्योंकि आप नीचे खींच रहे हो, फैसला बहुत समझदारी वाला नहीं होता। फिर जिस तरह से लोग आपको देखते हैं, समाज में आपका दर्जा, आपकी सोच, आपकी बेचैनी, आपकी निराशा, ये सब आपको नीचे गिरा देती है और खींच लेती है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। अगर लग्न में नीच ग्रह हो तो एनर्जी की कमी होगी, आप उस घर के नतीजों को कितना मैनिफेस्ट कर पाएंगे उसकी कमी होगी। आपकी ताकत, आपकी रफ्तार और जिस हद तक आप अपना दर्जा, अपनी सेहत, अपनी सोचने की क्षमता को आगे बढ़ा सकते हो, वो चुनाव जो आप बिना नीच ग्रह के लग्न में लेते हो, वो इसके उलट होंगे अगर आपके लग्न में नीच ग्रह हो। उतनी ज्यादा मेहनत चाहिए, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतनी ज्यादा मशक्कत चाहिए कि नीच ग्रह के मुर्दा बोझ को घसीटे और गुमराह ना हो। तो अगर आपके लग्न में नीच ग्रह है तो इस बात के होश में रहें कि कौन सी एनर्जी की कमी है और कौन सी उल्टी एनर्जी आपको मिली है, चाहे वो नीच गुरु हो, बुध, मंगल, जो भी ग्रह हो, और उसको ध्यान में रखते हुए फिर आगे बढ़ें। और यही नतीजा होगा आपके लिए नीच ग्रह के लग्न में यकीनन एक चुनौती। जब तक आप इस बात से वाकिफ हैं और आप ये देख सकते हैं कि कौन सी एनर्जी की कमी है और आप उसे किसी और ग्रह की ताकत से बैलेंस कर पाते हैं, काउंटर बैलेंस कर पाते हैं, तो इससे मदद मिलती है। तो अगर आपकी समझदारी की कमी है तो आपको और विश्लेषणात्मक होना पड़ेगा और क्रिएटिव सोचना पड़ेगा ताकि आप लग्न में सफलता पाएं अगर समझदारी की कमी है। दूसरी तरफ अगर समझदारी है लेकिन विश्लेषणात्मक क्षमता की कमी है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप सही चुनाव करें, बुद्धिमान, व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक चुनाव करें और बुद्ध के क्रिएटिव और इमेजिनेटिव पहलू से गुमराह ना हो, मिसाल के तौर पर। और यही नतीजा है आपके लिए लग्न में नीच ग्रह का।
दूसरे घर में नीच ग्रह आपकी जिंदगी के 3-4 पहलुओं में चुनौती है। कमाई, बचत, रोजी रोटी और अपनी जिंदगी को उसूलों और कदरों के साथ चलाने की क्षमता, और खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश करने की क्षमता जो बहुत ईमानदारी से बर्ताव करता है, अच्छे आचरण वाला है। और आप एक ऐसे इंसान भी हो जो सही जरियों से रोजी कमाता है, मेहनती है और मेहनत करने में आंख नहीं झुकाता ताकि बचत कर सके, साधन जमा कर सके ताकि वो अपने परिवार के लिए रक्षा या आक्रमण कर सके। तो यहाँ एक नीच ग्रह पर्याप्त पैसा रखने या कमाने में मुर्दा बोझ बन जाता है। तो या तो ये आपकी रोजी में चुनौती बनता है या आपकी बचत में चुनौती बनता है। तो घर का एक पहलू नीच ग्रह की वजह से नीचे खींच जाएगा, क्योंकि वो नीच ग्रह एक मुर्दा बोझ है। वो आपको नीचे खींचता है, वो आपको उस खास क्षेत्र को मैनिफेस्ट करने के लिए और मेहनत करवाता है। यहाँ आप ये भी देखोगे कि कभी कभी आपकी जबान, आपके इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द आसानी से नहीं निकलते। तो आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन कुछ और आपके मुंह से निकल जाता है, और फिर आप सोचते हो कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता था। या आप एक मेल लिखते हो और भेज देते हो, और कोई और उसे किसी और तरीके से गलत पढ़ लेता है, और फिर वो आपसे कहता है कि यही तो आपका मतलब था, और आप कहते हो नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हो। तो कभी कभी आपके शब्दों का चुनाव सही नहीं होता, या कभी कभी कोई और आपको गलत समझ लेता है क्योंकि आपकी जबान आपका साथ नहीं दे रही। और इसलिए भी कि लोग आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर नहीं देखते, क्योंकि लोगों के दिमाग में कुछ उलझन है आपकी जबान और आपके उसूलों के मामले में, और वो आपको कैसे देखते हैं। क्या आप ईमानदार इंसान हैं? तो कभी कभी आपको ये सोचकर और मेहनत करनी पड़ेगी कि आप खुद को कैसे पेश करते हो ताकि लोग आपको वैसा न देखें, आपको बेईमान इंसान या ऐसा इंसान न देखें जो नैतिक और आचरण वाली कदरों के साथ खुद को नहीं रख सकता। फिर सफर और मुश्किल हो जाएगा अगर आप लड़खड़ाते हो। और इसलिए दूसरे घर में नीच ग्रह के साथ ज्यादा सावधान रहें कि गलत पैगाम न भेजें, गलत दिशा में न भागें। ये दूसरी बात है। दूसरे घर में नीच ग्रह आपको एक ऐसी दिशा में गुमराह करता है जहां आपको उस घर के नतीजे नहीं मिल पाएंगे। तो दूसरे घर में नीच ग्रह आपको एक अलग दिशा में धकेल देगा, जहां से रोजी मुश्किल होगी, बचत मुश्किल होगी, कमाई मुश्किल होगी। और इसलिए अगर आपके दूसरे घर में नीच ग्रह है तो इस बात का और साफ अंदाजा करें कि कौन सी एनर्जी की कमी है। क्या वो विश्लेषणात्मक क्षमता है जो कम है? क्या वो समझदारी है जो कम है? क्या वो भावनात्मक पिछवाड़ा है, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सोच जो कम है, एक संरचित संगठित तरीके से काम नहीं कर पाना जो शनि ला सकता है ताकि समय के साथ आप और साधन जमा कर सकें? तो दूसरे घर में नीच ग्रह के साथ आपके लिए अपने आप को संभालना और आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो सावधान रहें कि कौन सी एनर्जी कम है, और फिर आपको किसी और एनर्जी को मजबूत करना होगा ताकि नीच ग्रह की एनर्जी को बैलेंस कर सकें। और यही नतीजा है आपके लिए दूसरे घर में नीच ग्रह कमाई और बचत में यकीनन चुनौती। हालांकि अगर आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हो, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हो, ये समझते हुए कि चुनौतियां कहाँ है, कमजोरियां कहाँ है, और उसे किसी काउंटर एनर्जी से बैलेंस करते हो, तो अगर विश्लेषणात्मक क्षमता कम है तो आप अपनी समझदारी इस्तेमाल करो उसका मुकाबला करने के लिए, और फिर सोचो या किसी समझदार सलाहकार पर निर्भर हो जाओ ताकि तुम्हें सही रास्ता दिखे। या 2-3 फैसले अलग अलग दिशाओं में लेकर देखो कि आपके लिए असल में कौन सा नतीजा दे रहा है। तो हो सकता है कि आप दूसरे घर के भी बेहतर नतीजे पा सकते हो आपके लिए दूसरे घर में नीच ग्रह के साथ। तीसरे घर में नीच ग्रह के साथ मुर्दा बोझ अब कोशिश से नतीजे पाने के आसपास है, क्योंकि तीसरा घर कोशिश का घर है। ये वो घर है कि आप अपने आप उद्यम से और अपनी मेहनत से कितना नतीजा पा सकते हो, कितनी सफलता पा सकते हो। ये एक कर्म भी है। तो आप बहुत सारी चीजें आजमाते हो, बहुत मेहनत डालते हो, लेकिन कई बार आप पाते हो कि जितनी मेहनत करो शायद उतने नतीजे नहीं मिल पाते। दूसरी बात यह है कि तीसरे घर में नीच ग्रह आपको बहुत इधर उधर भगा सकता है और फिर भी कम नतीजे मिले, क्योंकि तीसरा घर छोटी यात्राओं या नतीजे पाने के लिए इधर उधर भागने के बारे में है। और हाँ,
आपको ये भी मेहनत करनी पड़ेगी कि दूसरे लोग आपको मार्केटिंग के नजरिए से, ब्रांडिंग के नजरिए से कैसे देखते हैं। तो आपके पास जो भी विचार है, आपकी जो भी सल्स है या जो भी प्रभाव आप दूसरों पर डालना चाहते हो, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और आपको एक से ज्यादा जरिए इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो और एक मार्केटिंग ब्रोशर भेजने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सिर्फ ऑडियो विजुअल ही नहीं, ईमेल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हो सकता है आपको फोन उठाकर बात भी करनी पड़े। तो आपको 2-3 जरिए इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि उस घर के नतीजे पा सकें। अगर आप अपने क्रिएटिव पहलू का इस्तेमाल नहीं करते तो नीच ग्रह आपको वहां नीचे खींचेगा। अगर ये बुध ग्रह है जो नीच है, तो ये किसी और घर से बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ तीसरे घर में बुध की नैसर्गिक एनर्जी होती है। तो ये निर्भर करता है कि तीसरे घर में कौन सा ग्रह नीच है। दूसरे घर की बैलेंसिंग एनर्जी इस्तेमाल करें। तो अगर आप पाते हैं कि आपका भावनात्मक भागफल EQ कम है, आपका चंद्रमा तीसरे घर में कमजोर है क्योंकि वृश्चिक में नीच है, कन्या लग्न वाले जातक के लिए लग्न कन्या है, तो बुध की एनर्जी इस्तेमाल करें। अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता इस्तेमाल करें और मजबूत करें, और फैसले लेने के लिए अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता इस्तेमाल करें। भावनात्मक भागफल पर निर्भर न रहें क्योंकि भावनात्मक भागफल आपको नीचे खींचेगा। तो उस एनर्जी पर निर्भर न रहें जो नीच है, दूसरी एनर्जी पर निर्भर रहें और दूसरी एनर्जी में और मेहनत लगाएं ताकि आपको आगे ले जाए। वरना आपका संवाद गलत होगा, आपकी मेहनत गलत होगी, आपकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग गलत होगी और आप अपने उद्यम से कुछ नहीं कर पाएंगे। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं या जो अपने मालिक है, या अगर आप विभाग में लीडर हैं या आपकी विभाग में एक जिम्मेदार पोजीशन है, आपको काफी स्वायत्तता है। तो यह चुनौती हो सकती है अगर आपके तीसरे घर में नीच ग्रह है। चौथे घर में नीच ग्रह आपके संसाधनों की तरफ चुनौती हो सकती है, क्योंकि चौथा घर भौतिक संसाधनों का घर है और आपकी घरेलू खुशी और आपकी मानसिक शांति भी। तो किसी तरह से नीच ग्रह एक मुर्दा बोझ हो सकता है जहां आपको मानसिक शांति पाने और अपनी जिंदगी में घरेलू खुशी पाने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है, और ये आपके लिए भौतिक संसाधनों से अच्छे नतीजे पाना भी मुश्किल बना देगा। जिसका मतलब है कि एक अच्छा घर पाने के लिए, एक खूबसूरत घर बनाने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक घर खरीदते हो, लेकिन आप उस घर में वो चीजें नहीं डाल पाते जो आपको सच में पसंद है। तो आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ता है और आपको उन चीजों को घर में डालने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है जो आप सच में चाहते हो। या आप जमीन का एक प्लॉट खरीदते हो, लेकिन उस पर निर्माण करने के लिए समय का इंतजार करते हो। या आप किश्तों पर घर खरीदते हो और आपको अपने सिर पर लिए कर्ज और लोन चुकाने में बहुत साल बिताने पड़ते हैं। तो नीच ग्रह के साथ ये उस घर के किसी न किसी पहलू को पाना मुश्किल बना देगा जिसमें वो रखा है, और आपको यहाँ ग्रह की उल्टी एनर्जी, क्रिएटिव और इमेजिनेटिव एनर्जी, ना कि व्यवहारिक एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा ताकि चौथे घर के साथ बेहतर नतीजे पा सके। क्योंकि चौथा घर आपकी भावनाओं के बारे में भी है, तो आप ये भी पाएंगे कि कभी कभी कुछ भावनात्मक उथल पुथल आपके पास आती है, और आपको अपने दिमाग में और साफ होना होगा और आपको भावनात्मक रूप से और संतुलित होना होगा ताकि आप उन भावनात्मक चुनौतियों से उबर सकें जो कभी कभी आती है। घरेलू माहौल कभी कभी आपको झटका दे सकता है और कभी कभी ये आपको चोट पहुंचा सकता है। हो सकता है आपको अपने परिवार के सहयोग, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों या अपने माता पिता से पूरी खुशी न मिल पाए। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमेशा कमी रहेगी। अगर भावनात्मक मोर्चे पर चीजें अच्छी हैं, तो भौतिक संसाधनों के मोर्चे पर चीजें चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। अगर चौथे घर में नीच ग्रह है, तो ये निर्भर करता है कि वो कौन सा ग्रह है। उस ग्रह की उल्टी एनर्जी या दूसरी एनर्जी इस्तेमाल करें। तो मिसाल के तौर पर अगर लग्न मेष है और फिर मंगल जाकर चौथे घर में कर्क राशि में नीच हो जाता है, तो आप जानते हैं कि एनर्जी की कमी है। परिवार के लिए कुछ करने का आक्रोश कम हो सकता है और गलत आक्रोश हो सकता है। तो यहाँ आपको गुरु की समझदारी पर या चंद्रमा की क्रिएटिव क्षमताओं, भावनात्मक समझ पर ज्यादा निर्भर रहना होगा, जो चौथे घर को बैलेंस कर सकता है। अगर
मिसाल के तौर पर मंगल चौथे घर में नीच हो जाता है तो आक्रोश है। तो हमेशा दूसरे ग्रहों की काउंटर एनर्जी इस्तेमाल करें ताकि नीच ग्रह की एनर्जी को बैलेंस कर सकें, ताकि आप किसी भी घर में नीच ग्रह के साथ आपको कभी भी पूरी तरह आसान सवारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरी एनर्जी से काफी बैलेंस कर लेते हैं जो उस घर के लिए बैलेंसिंग एनर्जी है, तो आप किसी और समय के मुकाबले आसान समय बिता सकते हैं। और यही नतीजा है आपके लिए चौथे घर में नीच ग्रह का। पांचवें घर में नीच ग्रह के साथ आपके करियर के मैनिफेस्ट होने के तरीके में कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि पांचवां घर 10वें घर से 8वां होता है। तो आप अपने करियर में कभी बसे हुए महसूस नहीं करोगे। आप हमेशा पाओगे कि आप या तो अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हो, या आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और कुछ और आपको दे दिया जाता है। तो आप कभी कभी महसूस करते हो कि आप किसी भी समय 2-3 चीजों के बीच जगलिंग कर रहे हो। तो इतना कुछ करना होता है, आप उनमें से किसी एक को भी अपनी संतुष्टि के मुताबिक या पूरा करने के मुताबिक ठीक से नहीं निभा पाते। तो जब तक आप एक चीज खत्म करते हो, कुछ और कमी रह जाती है या कुछ और पहले से ही आपके सिर पर होता है, या 2-3 चीजें एक खास तरीके से एक खास क्वालिटी में करनी होती है और सबको एक खास समय में एक खास क्वालिटी में पूरा करना होता है, और आप काम की समस्याओं से हर वक्त जगलिंग कर रहे होते हो। तो पांचवें घर के 10वें से 8वें होने के कारण बाधाएं और समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। और क्योंकि ग्रह नीच है, चाहे वो चंद्र हो या गुरु या बुध, वो आपको अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल करने नहीं देता ताकि आप नौकरी की समस्याओं या हाथ में लिए प्रोजेक्ट को संभाल सकें। तो जगलिंग फैक्टर इसलिए आता है क्योंकि आप न सिर्फ काम को जगलिंग कर रहे हो, बल्कि एनर्जी को भी जगलिंग कर रहे हो, क्योंकि एक अहम एनर्जी की कमी है। या तो विश्लेषणात्मक एनर्जी कम है अगर बुध नीच हो जाए, या भावनात्मक ताकत कम है कि चुनौतियों और निराशा के सामने खड़े हो सकें और फिर भी सही काम कर सकें। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना कम है, या धैर्य के साथ इनको संभालने की समझदारी कम है, या एक योजनाबद्ध और संगठित तरीके से सब कुछ संभालने की क्षमता जो शनि देता है वो कम हो सकती है। तो काम के नजरिए से एक चुनौती हो सकती है जहां आप चीजों को जगलिंग कर रहे हो, और इसलिए अगर आप संगठित नहीं हो तो आपके पास ये समझदारी होनी चाहिए कि पहले क्या करूं क्योंकि मैं इतने सारे नहीं संभाल सकता। तो अगर शनि नीच है तो गुरु को आगे आना होगा। अगर बुध नीच है, मिसाल के तौर पर 5वें घर में, तो मंगल को आगे आना होगा, जहां आप जानते हो कि ठीक है, मुझे इस बारे में भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना होगा कि मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं, या कौन सी चीज मुझे निराशा दे रही है, कौन सी चीज मुझे बेचैनी दे रही है, और मैं इस जगह में नहीं पड़ना चाहता। तो बैलेंसिंग एनर्जी को मजबूत करना होगा ताकि 5वें घर में नीच ग्रह के मुर्दा बोझ को बैलेंस कर सके। दूसरी चीजें यकीनन आपको सट्टेबाजी स्पेकुलेशन में चुनौती दे सकती है। तो अगर आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता कमजोर है तो हो सकता है आप किसी चीज में पैसा लगा दो जो आपको उस तरह का मुनाफा न दे जैसी आप उम्मीद कर रहे हो। अगर गुरु की कमी है तो ये समझदारी और दूरदर्शिता की निवेश सही दिशा में है या नहीं कम हो सकती है। या अगर चंद्र नीच है तो आप एक भावनात्मक फैसला ले सकते हो ये सोचकर कि ये मेरे लिए सही है, जो आपके लिए उल्टा साबित हो सकता है। फैसला लेने की क्षमता भी कम हो सकती है। तो 5वें घर में नीच ग्रह के साथ सच में सावधान रहें क्योंकि 3-4 चीजें हो सकती है। 5वां घर रोमांस का घर भी है, तो नीच ग्रह आपको और ज्यादा रोमांटिक निराशाओं और ज्यादा भावनात्मक उथल पुथल से गुजार सकता है। बच्चे का जन्म नीच ग्रह के 5वें घर में होने से समस्या बन सकता है। बच्चे की पढ़ाई में भी कभी कभी वक्त लग सकता है। अगर आपकी अपनी पढ़ाई ठीक है और आपने संघर्ष नहीं किया है, लेकिन अगर आपके 5वें घर में नीच ग्रह है तो बच्चे की पढ़ाई में भी संघर्ष हो सकता है। तो अगर ये नीच ग्रह है तो ये सबसे अच्छा नहीं है, ये आपको आसानी से नहीं मिलता। लेकिन 5वें घर के किसी न किसी क्षेत्र में यकीनन आप मुर्दा बोझ महसूस करोगे और आपको अपने पांव घसीटने पड़ेंगे। आपको उसे मैनिफेस्ट करने के लिए उतनी ही और मेहनत करनी पड़ेगी, और यही नतीजा है आपके लिए 5वें घर में नीच ग्रह का। 6ठे घर में नीच ग्रह के साथ 6ठा घर एनर्जी का स्रोत होने के नाते
दूसरों की सेवा करने की तरफ काम करना, सारी एनर्जी इस्तेमाल करना ताकि मैनिफेस्ट हो सके, दूसरों को ठीक करना, दूसरों का सहयोग करना और प्रतियोगिता का घर भी होने के नाते, तो आप पाओगे कि छठे घर में नीच ग्रह के साथ कभी कभी प्रतियोगिता पर काबू पाने, प्रतियोगिता को संभालने और प्रतियोगियों की चालों, उनके हेर फेर और उनके दांव पेंच समझने की क्षमता कभी कभी काफी अच्छी नहीं होती। तो कभी कभी आप हमेशा प्रतियोगिता के पीछे भागते रहते हो। आप पाते हो कि प्रतियोगिता आपसे आगे है और आप हमेशा पीछा कर रहे हो। और अक्सर आप ये भी देख सकते हो कि आप प्रतिक्रिया कर रहे हो, क्योंकि आप वो नहीं हो जो पहली चाल चल रहा है। तो कोई और आपके साथ कुछ करता है, शिकायत करता है या आपको एक बुरा ईमेल लिखता है और आपको हमेशा समझाना पड़ता है और चीजें सही करनी पड़ती हैं या काम पर या अपने करियर में चीजें सुलझानी पड़ती हैं। तो सेवा से जुड़े मुद्दे, सहकर्मियों के साथ चुनौतियां, आपसे नीचे या आपके अधीन काम करने वाले लोगों के साथ चुनौतियां, छठे घर में नीच ग्रह के साथ एक चुनौती बन जाती है। सेहत भी छठे घर में नीच ग्रह के साथ एक समस्या हो सकती है। कभी कभी पुरानी बीमारियां भी उभर सकती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं, और इसे ठीक करने में और मेहनत लगती है और आपके ठीक होने में लंबी दवा लगती है। और पाचन अंग भी छठे घर में नीच ग्रह के साथ खराबी पैदा कर सकते हैं। तो अगर आपके छठे घर में नीच ग्रह है तो सावधान रहें कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, क्या लोग आपसे खुश हैं या नहीं। वो आपके सामने कुछ कह रहे हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ और हो रहा है, क्योंकि वरना आप हमेशा पीछा करते रहोगे। आप कभी प्रतियोगिता पर काबू नहीं पाओगे और आपको अपने करियर में आगे बढ़ने, प्रमोशन पाने के लिए घसीटना और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपके छठे घर में नीच ग्रह है तो दूसरी बैलेंसिंग एनर्जी इस्तेमाल करें जो नीच ग्रह द्वारा पेश की गई चुनौतियों से उबरने में आपकी मदद कर सके। अगर यहाँ बुध नीच है तो मंगल की मेहनत और उद्यम इस्तेमाल करने की कोशिश करें और मेहनत और लगन लगाएं और खुद को पेश करने के तरीके में और मुखर बने ताकि आपको चुनौतियों, समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो बैलेंसिंग एनर्जी इस्तेमाल करें नीच ग्रह के मुर्दा बोझ को धोने के बजाय, ताकि आपको छठे घर में नीच ग्रह के साथ बेहतर नतीजे मिले। सातवें घर में नीच ग्रह के साथ आपकी साझेदारियां, शादी, विपरीत लिंग के साथ संबंध, वैवाहिक संबंधों में और बिजनेस में ये एक चुनौती हो सकती है। साथ ही दिन प्रतिदिन के आधार पर दूसरे लोगों के साथ काम करना भी, क्योंकि सातवां घर दैनिक बातचीत का घर है। तो आप पाओगे कि कभी कभी आप हमेशा पीछा करते रहो या साझेदारियां बनाने या संबंध बनाए रखने के लिए और मेहनत करनी पड़े, या कम से कम एक संबंध ऐसा होगा जो हमेशा आपके लिए मुश्किल रहेगा। या तो वो जीवन साथी हो सकता है, या बॉस हो सकता है, या कोई दोस्त हो सकता है, या कोई भाई बहन हो सकता है, या माता पिता हो सकते हैं, क्योंकि सातवां घर संबंधों का घर है। आपकी जिंदगी का एक अहम रिश्ता हमेशा आपको परेशान करेगा या सबसे ज्यादा परेशान करेगा। तो अगर आपके सातवें घर में नीच ग्रह है तो ये जरूरी है कि आप साझेदारी से कम उम्मीद करें, सामने वाले पक्ष से कम उम्मीद करें और आप और मेहनत लगाएं। और क्योंकि आप कम उम्मीद कर रहे हो और ज्यादा कर रहे हो तो रिश्ता बचता है, साझेदारी बचती है और बदले में भी आपको मिलता है। अगर आप ज्यादा उम्मीद करते हो और आपके पास नीच ग्रह है तो आप इस भ्रम में पड़ सकते हो कि आप काफी कर रहे हो और आप कभी कभी जरूरत से ज्यादा कर रहे हो और दूसरा पक्ष काफी नहीं कर रहा। तो आप उस तरह से भ्रमित हो सकते हो और फिर वो आपके रिश्ते को खराब कर देता है। दूसरी तरफ आप काफी मेहनत कर रहे हो, काफी कर रहे हो, लेकिन नीच ग्रह होने की वजह से रिश्ते के इर्द गिर्द एक मुर्दा बोझ है। साथ ही उतना बदले में नहीं दे पाता जितना आप रिश्ते से, टीम वर्क से, आपके मिलन से या वैवाहिक रिश्ते से उम्मीद करते हो। तो अगर आपके सातवें घर में नीच ग्रह है तो कम उम्मीद करें, रिश्ते पर मेहनत करें, अपने इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें और नीच ग्रह के मुर्दा बोझ से खींचने के बजाय दूसरे ग्रहों की बैलेंसिंग एनर्जी इस्तेमाल करें। तो अगर आपके पास गुरु सातवें घर में नीच है तो शनि की एनर्जी इस्तेमाल करें और संगठित बने, अपने रिश्ते में और अनुशासित रहें, अपने भावनात्मक भागफल का मजबूत इस्तेमाल करें, ज्यादा प्यार दें, अपने चंद्र को और मजबूत करें,
भावनात्मक भागफल को और मजबूत करें। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बने। आप जानते हैं, कभी कभी आपको ज्यादा देना पड़ता है अगर गुरु नीच है और आप देखते हैं कि सही चुनाव करने के लिए समझदारी काफी मजबूत नहीं हो सकती। तो अगर आप संतुलन बनाने का काम कर रहे हो और दूसरी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप 7वें घर में नीच ग्रह के साथ भी टिक सकते हो, जब तक आप कम उम्मीद कर रहे हो और ज्यादा योगदान दे रहे हो और फिर बदले का इंतजार कर रहे हो, जो अपने समय पर होगा। आपको सिर्फ 7वें घर में नीच ग्रह के मामले में धैर्य रखना सीखना होगा। 8वें घर में नीच ग्रह एक मिली जुली थैली है। मिली जुली क्यों है? क्योंकि 8वां घर उथल पुथल, चुनौतियों, रुकावटों, समस्याओं और अचानक वाली चीजों का घर है। तो कई बार नीच ग्रह कमजोर कर देगा, खासकर अगर वो 8वें घर के मामले में एक चुनौतीपूर्ण ग्रह हो। मिसाल के तौर पर, अगर बुध मीन राशि में 8वें घर में नीच हो जाता है, तो विश्लेषणात्मक क्षमता की कमी होती है। तो रुकावटों, चुनौतियों और समस्याओं को संभालने या उनसे उबरने की विश्लेषणात्मक क्षमता की कमी होती है। हालांकि उसी समय, क्योंकि ग्रह 8वें घर में नीच हो रहा है, उस ग्रह से आने वाली चुनौतियां और समस्याएं या रुकावटें उतनी खतरनाक या बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो नीच है और वो आप पर उतनी बड़ी चुनौती नहीं डाल सकता। तो बुध सच में आप पर अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता इस्तेमाल करने के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं डालेगा, क्योंकि वो 8वें घर में नीच है। तो क्योंकि वो काफी ताकतवर नहीं है, तो आप पर कोई बड़ी चुनौती डालने की बड़ी समस्या उस ग्रह के मैनिफेस्टेशन से नहीं आएगी। कोई दूसरा ग्रह आपको 8वें घर की और चुनौतियां दे सकता है, लेकिन अगर बुध 8वें घर में नीच हो जाता है, तो विश्लेषणात्मक क्षमता से कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। अगर गुरु 8वें घर में नीच हो जाता है, तो हो सकता है आपको किसी ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े जहां आपको उस चुनौती से उबरने के लिए अपनी सारी समझदारी इस्तेमाल करनी पड़े, क्योंकि ग्रह कमजोर है। तो उस ग्रह से 8वें घर में चुनौती भी कमजोर होती है। हालांकि दूसरी तरफ क्या होता है कि ग्रह की एनर्जी की कमी के कारण अगर रुकावट आती है, अगर समस्या आती है, अगर मुश्किल आती है, तो आपके पास उस ग्रह की ताकत नहीं होती उसे अच्छे से संभालने के लिए। तो अगर आपकी जिंदगी में अचानक कोई समस्या आती है, तो अगर बुध नीच है, तो उस चीज को तुरंत संभालने की विश्लेषणात्मक क्षमता मौजूद नहीं होती। तो मिसाल के तौर पर, आग लगने की घटना हो या कोई दुर्घटना, विश्लेषणात्मक क्षमता जो बुध से आती है, अगर बुध 8वें घर में नीच है, तो तुरंत नहीं आती। तो फिर आपको दूसरी ताकतों पर काम करना होगा। मिसाल के तौर पर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ताकत इस्तेमाल करें। भावनात्मक रूप से मजबूत बने और खुद को शांत करें और कहें, किसी को फोन करें और उस इंसान से पूछें। तो अगर आपका बुध 8वें घर में नीच है, तो कोई ऐसा व्यक्ति रखें जो समझदार सलाहकार हो, जिससे आप तुरंत संपर्क कर सकें, या अपने साथ वाले दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहें, बजाय इसके कि आप खुद कोई विश्लेषणात्मक फैसला लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपके विश्लेषणात्मक फैसले में चुनौती हो सकती है या वो गलत हो सकता है, या आपको उसे सही करने के लिए और मेहनत करनी पड़ सकती है। तो दूसरे ग्रहों की दूसरी एनर्जी इस्तेमाल करें, या तो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बने, या अपने समझदार सलाहकार का इस्तेमाल करें, या अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें, बजाय अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता के। मिसाल के तौर पर, अगर बुध नीच हो जाए, अगर गुरु नीच हो जाए, तो समझदारी की कमी होती है। तो जाहिर है आपको अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता पर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर और बुध और चंद्र के साथ सही चुनाव करने की क्षमता पर ज्यादा निर्भर रहना होगा, गुरु पर निर्भर रहने के बजाय। तो 8वें घर में नीच ग्रह उस ग्रह के लिए इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। हालांकि जब समस्या आती है, चुनौती आती है, तो आपको उस समस्या से उबरने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, और यही चुनौती और मैनिफेस्टेशन है 8वें घर में नीच ग्रह का। 9वें घर में नीच ग्रह आपकी सीखने की क्षमता में अड़चन डाल सकता है, क्योंकि यहाँ 9वां घर उच्च शिक्षा और ज्ञान का घर है। और खासकर इन 3 ग्रहों में से चाहे चंद्र हो या गुरु या बुध, अगर नीच हो जाते हैं, तो ध्यान केंद्रित करने और अपने दिमाग की एनर्जी,
अपने मन की ताकत का इस्तेमाल करने की क्षमता, ताकि आप सीख सकें या उसे बेहतर समझ सकें और उसे दोहरा सकें। मिसाल के तौर पर परीक्षा में या किसी ऐसी स्थिति में जो आपके लिए परीक्षा हो सबसे अच्छी नहीं हो सकती। अगर शनि नीच हो जाए तो सीखने के लिए एक संगठित संरचित दृष्टिकोण रखना, उच्च शिक्षा और उच्च समझदारी का इस्तेमाल करना, चाहे परीक्षा में हो या जिंदगी में चुनौतियों का सामना करते वक्त, या जब किस्मत और भाग्य के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलते, जो 9वां घर दर्शाता है, एक चुनौती बन जाता है। तो अगर आपके 9वें घर में नीच ग्रह है तो आप पाओगे कि आपको घर के किसी न किसी पहलू पर और मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो शिक्षा हो या बॉस, गुरुओं, बॉस नहीं, वो 10वें घर में आता है, अपने पिता, अपने गुरुओं, अपने शिक्षकों के साथ संबंध। नीच ग्रह के साथ कुछ खिंचाव तो होता ही है और कुछ गलतफहमियां भी हो सकती है, तो सावधान रहें। जब आपके 9वें घर में नीच ग्रह होता है तो आपको कभी कभी अपनी पढ़ाई ठीक से पाने में, अपनी योग्यता ठीक से पाने में, अपनी उच्च शिक्षा ठीक से पाने में और अपने अनुभवों से सीखने में संघर्ष करना पड़ेगा। तो कई बार आप एक ही अनुभव से 2-3 बार गुजरते हो, इससे पहले कि वो आपको समझ में आए कि मुझे और सावधान रहने की जरूरत है। तो आपको 2-3 छोटे हादसे होते हैं इससे पहले कि आपको एहसास हो कि ठीक है, मुझे और सुरक्षित गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि मेरे 2-3 हादसे हो रहे हैं। पहला हादसा आपको इतना नहीं झकझोरता कि आप गाड़ी और सावधानी से चलाने के मामले को संभाल सकें। तो हमेशा एक चीज ऐसी होगी जो 2-3 बार खींचेगी इससे पहले कि वो आपको समझ में आए, इससे पहले कि उच्च शिक्षा आपको मिले, उच्च अनुभवात्मक शिक्षा आपको मिले। ये मेरे लिए एक समस्या क्षेत्र है, मुझे और सावधान रहने की जरूरत है। और कभी कभी किस्मत और भाग्य के दरवाजे आपके लिए देर से खुलते हैं। तो शायद आमतौर पर 9वें घर में नीच ग्रह के साथ किस्मत और भाग्य के दरवाजे आपके लिए आपकी 30वीं साल के बाद खुलते हैं। तो आप पाओगे कि 30 साल के बाद धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी के पहले 30 सालों की तुलना में बहुत बेहतर करते हो। तो 9वें घर में नीच ग्रह के साथ आपको और धैर्य रखना सीखना होगा और अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होगी। आप क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो या किसी और ग्रह का बैलेंसिंग जो नीच नहीं है, ताकि नीच ग्रह का मुकाबला कर सके। तो अगर गुरु 9वें घर में नीच है, मिसाल के तौर पर जिंदगी के मामलों, जिंदगी की चुनौतियों को संभालने की समझदारी कम है, दूसरी संस्कृतियों के लोगों से कैसे संपर्क करें, यात्रा से जुड़ी समस्याओं या चुनौतियों को कैसे संभालें, या अपनी उच्च शिक्षा को किस दिशा में इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर समझदारी कम हो सकती है, तो आप अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता इस्तेमाल कर सकते हो, आप चुनावों का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो चंद्र का इस्तेमाल करके सही चुनाव करें, या शनि का एक समर्पित संरचित प्रयास इस्तेमाल करें, या मंगल की शुद्ध इच्छा शक्ति इस्तेमाल करें ताकि बहुत मेहनत और लंबे घंटे लगाकर चुनौती पर काबू पा सकें, या धैर्य रखें और अपना समय बनाएं। और फिर 9वें घर में नीच ग्रह के साथ किस्मत और भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। 10वें घर में नीच ग्रह के साथ काम पर समस्याएं और चुनौतियां कभी कभी आपके सामने आती रहेंगी। जब तक आपके सुपरवाइजर और मैनेजर के साथ अच्छे संबंध है, तब भी ये एक संतुलित स्थिति हो सकती है, क्योंकि नीच गुरु, मिसाल के तौर पर, सबसे बुरी स्थिति नहीं है। लेकिन नीच चंद्र या बुध आपके लिए नीच गुरु से बड़ी समस्या बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी गुरु बहुत समझदार हो जाता है अगर वो ताकतवर हो और आपको वो चालाक फैसले, वो युक्तिपूर्ण फैसले, वो थोड़े हेर फेर वाले फैसले, वो संतुलन बनाने वाले फैसले लेने नहीं देता जो आपको आज की दुनिया में लेने पड़ सकते हैं। तो नीच गुरु बुध या चंद्र से कम हानिकारक है जो और चुनौतियां फेंक सकते हैं। 10वें घर में नीच होने वाला सबसे बुरा ग्रह कर्क लग्न वाले जातक के लिए मेष राशि में शनि है, क्योंकि आप पा सकते हैं कि आपको 3-4-5 अलग अलग उद्योग या नौकरियां बदलनी पड़े। और कभी कभी आपके लिए एक चरण आता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और फिर कभी कभी एक चरण आता है जब सब कुछ उल्टा हो जाता है, काम नहीं करता। तो नीच शनि के साथ कोशिश करें कि अपनी नौकरी कभी न छोड़ें जब तक आपके पास कोई दूसरी नौकरी हाथ में न हो, और अधिकार वाली हस्तियों के साथ अपने रिश्ते पर काम करें। कभी कभी आपको खुद अधिकार आसानी से नहीं मिल पाता,
लेकिन आपको वहां पहुंचने के लिए सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो 10वें घर में नीच ग्रह के साथ, जो आपके लिए एक मुर्दा बोझ है, दूसरे ग्रहों की दूसरी काउंटरिंग एनर्जी, बैलेंसिंग एनर्जी इस्तेमाल करें ताकि नीच ग्रह की एनर्जी का मुकाबला कर सकें। अगर शनि ताकतवर है लेकिन गुरु नीच है, तो एक बहुत संगठित, संरचित, मेहनती, प्रतिबद्ध दृष्टिकोण रखें। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बने और एनालिटिक्स की उच्च शक्ति इस्तेमाल करें। चीजों को व्यवहारिक रूप से देखने पर ज्यादा ध्यान दें। चीजों के बारे में बहुत समझदार होने की कोशिश करने के बजाय आप किसी और समझदार सलाहकार पर निर्भर हो सकते हैं अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको व्यवहारिक फैसलों के बजाय समझदार फैसले लेने की जरूरत है। और इस तरह से आप 10वें घर में नीच ग्रह को संभालते हैं। 11वें घर में नीच ग्रह आपको आपके सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक दायरे में चुनौतियां देगा और दोस्त बनाने की आपकी क्षमता, एक अच्छा नेटवर्क रखने की आपकी क्षमता, एक अच्छा दायरा रखने की आपकी क्षमता जिस पर आप निर्भर हो सकते हो और आप कह सकते हो, हाँ, ये मेरे 4 बजे सुबह वाले दोस्त हैं, आसानी से नहीं मिलेगी। तो 11वें घर में नीच ग्रह के साथ आपके पास कम लोग होंगे जिन पर आप निर्भर हो सकते हो। आप पाओगे कि जो लोग सच में सोच सकते हैं, ये लोग सच में मुझे समझते हैं, ये लोग मेरे हितैषी हैं, ये मेरे साथ खड़े रहेंगे, वो कम होंगे। यह निश्चित रूप से किसी सेलिब्रिटी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है जिसके पास बड़े पैमाने पर फॉलोइंग हो और हजारों लाखों लोग उनसे प्यार करते हो, उनकी प्रशंसा करते हो, जब तक कि वो बुध ना हो, क्योंकि बुध विश्लेषणात्मक, एक बहुत इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बुध में बदल जाता है। तो 11वें घर में नीच बुध आपको एक महान लेखक, काल्पनिक लेखक, क्रिएटिव लेखक बना सकता है और उसके जरिए आपको बहुत नाम, प्रसिद्धि, प्रशंसा मिलती है, जैसे J.K. राउलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी कहानियां लिखी। तो अगर आपका 9वां घर भी ताकतवर है और अगर आपका लग्न भी बहुत ताकतवर है, तो 11वें घर में नीच ग्रह होने पर आपको सामाजिक संपर्क बनाने, नेटवर्क बनाने और बड़ी जिंदगी की चुनौतियों को हल करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी चीजें आपके लिए आसान हो सकती है, लेकिन रिश्ते की बड़ी चुनौतियां, निवेश की बड़ी चुनौतियां, ये कैसे सुनिश्चित करें कि आपको काम पर ज्यादा सफलता मिले। अगर आप किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हो, तो बड़ी सफलता पाना और भीड़ में खो न जाना एक चुनौती होगी। कभी कभी आप पर ध्यान नहीं दिया जाता जब आपके 11वें घर में नीच ग्रह होता है। संगठन में आप पर यह ध्यान नहीं दिया जाता कि ये इंसान मौजूद है, ये इंसान योगदान दे रहा है। और 11वें घर में नीच ग्रह के साथ कभी कभी उसकी प्रशंसा और बदले का मिलना कम हो जाता है। तो दूसरे ग्रहों की काउंटर एनर्जी इस्तेमाल करें। अगर आपके 11वें घर में नीच ग्रह है, तो अपनी क्रिएटिव एनर्जी का इस्तेमाल करें लोगों के साथ क्रिएटिव संबंध बनाने के लिए, या क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें लोगों से संबंध बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचने और उनके साथ खड़े रहने के लिए और उन संबंधों को रखने के लिए मेहनत करें, क्योंकि ये लोग ही हमेशा ज्यादा फायदेमंद होते हैं, आप जानते हैं। और यहाँ आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों के पूरी होने के लिए भी ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, क्योंकि 11वां घर इच्छाओं और ख्वाहिशों का घर है। तो आपको 11वें घर में नीच ग्रह के साथ अपनी इच्छाओं, ख्वाहिशों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत यकीनन चाहिए। दूसरे ग्रहों की दूसरी एनर्जी से नीच ग्रह का मुकाबला करना यकीनन चाहिए। तो अगर आपके 11वें घर में नीच ग्रह है, तो और क्रिएटिव बने और इमेजिनेटिव बने, रिश्तों पर काम करें, विस्तारित नेटवर्क बनाएं और दोस्त बनाने की कोशिश करें, और आप पाएंगे कि आपको आसानी होगी अगर आप उस पहलू पर मेहनत करने में सक्षम हो, बजाय इसके कि आप इसे आसानी से लें जहां रिश्ते और दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की बात है। और यही नतीजा है आपके लिए 11वें घर में नीच ग्रह का। 12वें घर में नीच ग्रह के साथ आपकी क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन और जिंदगी की चुनौतियों से ऊपर उठने की आपकी क्षमता कभी कभी एक चुनौती के रूप में आती है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां कभी कभी आपको होना पड़ता है। आप वो हो जो क्लिनिकों में अक्सर जाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने में भी एक चुनौती हो सकती है, और अगर आप किसी बहुराष्ट्रीय निगम में काम कर रहे हो, तो आपको या तो प्रवेश पाना, या टिके रहना,
या अपनी नौकरी बनाए रखना मुश्किल लगता है। मैंने कई बार देखा है कि 2-3 सालों के भीतर लोग एक एमएनसी से दूसरी नौकरी में बदलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। साथ ही 12वें घर में नीच ग्रह के साथ आपको एकांत में काम करना अच्छा लगता है और हो सकता है आप एक शांत इंसान हो। यहाँ तक कि 12वें घर में नीच ग्रह के साथ अंतर्मुखी भी हो, क्योंकि तब आपको एकांत पसंद होता है और आपको बहुत लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होता और आपको काम करना अच्छा लगता है। चाहे आप टीम में हो, आपको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना पसंद हो सकता है आपको और निजी समय भी पसंद हो। 12वें घर में नीच ग्रह के साथ आप थोड़े आध्यात्मिक भी हो सकते हो और हो सकता है आप ये भी सोचते रहते हो कि क्या होगा और आप उसके इर्द गिर्द थोड़े आध्यात्मिक हो सकता है आपको और दान करना भी पसंद हो और कभी कभी आप थोड़े खर्चीले भी हो। आप अपने खर्चों पर काबू नहीं रख पाते क्योंकि नीच ग्रह आपको साफ तौर पर यह नहीं सोचने देता कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है, तो आप उन दिशाओं में खर्च करके समाप्त करते हो जहां संभवतः आपको सबसे अच्छा लाभ नहीं मिल रहा। तो कभी कभी ये पैसे की बचत में होशियार और बड़े खर्च में मूर्ख होने की स्थिति होती है। तो अगर आपके 12वें घर में नीच ग्रह है तो अपनी सेहत का ठीक से ख्याल रखें, अपने खर्चों पर काबू रखें, बिना ये सोचे पैसे खर्च न करें कि क्या ये सच में जरूरी है। और ग्रह का मुर्दा बोझ जो नीच होने के कारण आपको नीचे खींच रहा है, उसका मुकाबला ग्रह की दूसरी एनर्जी से करें। तो अगर आपके पास धनु लग्न वाले जातक के लिए मिसाल के तौर पर 12वें घर में वृश्चिक राशि में नीच चंद्र है, तो गुरु की समझदारी पर निर्भर रहें क्योंकि लग्नेश गुरु है और भावनाओं से प्रभावित न हो क्योंकि भावनाएं आपको नीचे ले जाएंगी। यह एक आध्यात्मिक स्थिति भी हो सकती है, यह एक बहुत सहज ज्ञान वाली स्थिति भी हो सकती है जहां आपको बहुत डेजा वू होता है, जैसे कि आप पहले भी वहां गए और वो किया हो। और कभी कभी इसके साथ आपको बहुत स्पष्ट सपने आते हैं और हो सकता है आपको कभी कभी असामान्य यौन प्राथमिकताएं भी हो और आप इसके साथ और इमेजिनेटिव भी हो सकते हो। तो एक आध्यात्मिक स्थिति, दान का काम करना चाहना, लोगों की मदद करना चाहना, कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं 12वें घर में नीच ग्रह के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशी देशों में काम करते वक्त। हालांकि अगर आप दूसरे ग्रहों की बैलेंसिंग एनर्जी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो 12वें घर में नीच ग्रह के साथ ये फिर भी एक ठीक स्थिति है, अगर खर्च और सेहत और अनुचित योजनाएं न बनाना मैनिफेस्ट हो। और यही है 12वें घर में नीच ग्रह की स्थिति आपके लिए। तो दोस्तों, अब के हमने 12 घरों में नीच ग्रह की स्थिति के बारे में बात कर ली है, मैं एक सीरीज बनाऊंगा कि वास्तव में कौन सा ग्रह जब वो नीच होता है और किस घर में आपको अलग अलग नतीजे दे सकता है। अपनी कुंडली में देखें, फिर देखें कि अगर आपके पास नीच ग्रह है तो वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, वो आपको किस तरह का नतीजा दे रहा है और उसे दूसरे ग्रहों की एनर्जी से बैलेंस करें ताकि आप नीचता को ओवरराइड कर सकें। ग्रह की व्यवहारिक एनर्जी के बजाय क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करें और आप पाएंगे कि आप अलग अलग घरों में नीच ग्रह के साथ भी ठीक ठाक कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।